मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एवरेज एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये आज इसकी तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हम बता चुके हैं आपको। एसएससी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं 9500 प्लस ये बुक है किरण की, इससे हम आपको हल करवा रहे हैं। एसएससी के क्वेश्चन हल इसलिए करवा रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम की उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन एक मानक के हिसाब से बनाए जाते हैं। उनके बनाने का एक स्तर होता है कि हाँ सवाल ऐसे बनना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया जाता है। तो इनका अपना एक स्तर होता है एसएससी के क्वेश्चंस का। ऐसे किसी से प्रैक्टिस सेट कर लीजिए या वो उतनी गुणवत्ता नहीं रखता। तो जो भी बच्चा चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या बैंक की तैयारी कर रहा हो या आपका यूपी SSSC या रेलवे या यूपी लेखपाल वगैरह की, तो उन सब को एसएससी के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर सिलेबस में है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अर्थमेटिक तो लगभग सब में है, तो वो सब लोगों को तैयार करनी है। और जब आप एसएससी को क्वेश्चन पर अपनी अच्छी पकड़ बना लोगे तो सभी परीक्षाओं में आप 100% क्वेश्चंस करके आओगे। और मैथ तो ऐसा विषय है जिसमें 100% आते भी हैं नंबर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ ये आपको बतानी है कि जो बच्चे इसके जस्ट पहले आपको जितनी भी क्लास की है, जो कॉन्सेप्ट की एवरेज की क्लास की हैं 12, और इसके पहले जो बताई है उन क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि मैथ जो मेरे पढ़ाने में है, मैथ की समझ विकसित करनी है। और मैथ की समझ का मतलब है जैसे दो सामान्य लोग सामान्य जीवन में बातें करते हुए एक दूसरे को समझते हैं, वैसे ही मैथ समझनी है। एक अलग दुनिया है मैथ की। वो सूत्र आपका एक ऐसा वातावरण बना दिया गया है कि सूत्र ये वो कुछ नहीं, मैथ का मतलब बातें समझना है। तो ऐसे ही चलेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले औसत की समझ के लिए हम 1 मिनट लेंगे। औसत की समझ क्या है, औसत का मतलब क्या है, मैंने इस पूरे चैप्टर में बार बार बताया है कि सिर्फ औसत शब्द की समझ ही पूरे क्वेश्चंस लगवा देगा। और इसको सभी बच्चे को रोज सोचना चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है कि उदाहरण से समझते हैं, अगर 10 लोग हैं, उनके रुपए को अगर बराबर आपस में ले दे के किया जाए आपस में, तो अगर 25 रुपए बराबर होके होते हैं तो इसे कहते हैं उस ग्रुप का एवरेज 25 है। इसको दूसरी प्रकार से भी समझा जा सकता है कि अगर 10 लोग कहीं बैठे हैं, उनका एवरेज 25 है, क्वेश्चन आपके सामने आया 10 लोगों का एवरेज 25 है, तो आपको समझना चाहिए 10 बैठे हैं 25 के साथ। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बराबर करने से 25 हुआ है, वैसे किसी के पास ज़्यादा भी हो सकता है और किसी के पास कम भी हो सकता है। हाँ, और तीसरी चीज़ दिखती है कि 10 लोगों का एवरेज 25 है, तो सोचिए 10 बैठ सकते हैं 25 के साथ, अर्थात योग कितना है, तो योग होगा 250। बात समझ गए? योग कितना होगा 250। और ये योग बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आप एवरेज को समझें। एवरेज शब्द ही आपको पूरा चैप्टर लगवा देगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है LMN औसत वजन। इनका औसत वजन 93 kg है। LMN का औसत वजन 93 kg है। L और M का औसत वजन 89 kg है। M और N का औसत वजन 96.5 kg है। तो M का वजन बताइए। तो LMN का वजन, LMN का औसत वजन है 93 kg। औसत का मतलब अगर बराबर इनके वजन को आपस में किया जाए तो 93 kg आएगा। मतलब 93 अर्थात योग दिया है, योग दिया 93 का 93 3 बार, तो 9 3 27 270 और 3 3 3 3 9, तो 279 योग दिया है इनका। और फिर कहा कि LM का औसत वजन 89 है। अब L और M का जो औसत अगर 2 को पास बैठाला जाए तो 89 औसत निकलता है। 89 का मतलब 89 तो दोनों का 90 180 178 हुआ। फिर कहते हैं MN का औसत वजन, M और N का औसत वजन कितना है 96.5 है। अब 96.5 का मतलब 90 180 और 6.5 13, तो 180 193 यही तो हुआ। अब देख लीजिए
एल एम एन का औसत 93, मतलब 93 93 93 योग दिखता है, योग पर ही सवाल है। एल एम का औसत वजन 89 है, यानी कि दोनों का मिलके कितना हुआ 178। एम एन का औसत वजन 96.5 है, तो 96.5 96.5 दो बार जोड़िए तो 90 90 180 और 6.5 6.5 13 तो 193। तो अब सोचिए, अब कहता है कि एम का वजन बताइए। ऐसे सवालों में वो एम का ही वजन पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा। बहुत बच्चे कहेंगे एम का नहीं पूछे, तो उसके लिए कुछ देगा, एम का ही पूछेगा। देखिए कैसे हर एक क्वेश्चन का पूछने का कारण होता है। इन तीनों का योग आपको दे दिया, ठीक, इन तीनों का मिला के इतना है, इन दो का मिला के इतना है, इन दो का मिला के इतना। अगर हम इनको जोड़ लें, अभी आप समझ जाओगे क्यों जोड़ रहे हैं। 8 3 11 का 1, 10 7 17, ठीक। अब 8 3 11 का 1 इसमें हासिल 17 और ये 3, यही तो हुआ। अब जो ये योग आया वो आया 3 से 71, इनका है 200 2 7 9, इसमें अंतर कितने का है। अब यहां भी कल्पना करो, अगर 71 होता तो 10 का अंतर होता, लेकिन यहां तो 8 ज्यादा है। यहां अगर 71 होता तो 100 का अंतर होता। ये भाई 271 होता है, 371 होता, 100 का अंतर था। चूंकि यहां 8 है तो यानी कि अंतर कितने का है 92 का। देखिए मैथ में हर जगह आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप घटाओगे भी तो वहां भी आपको समझ लगानी है। भाई बड़ी आसानी से घटा दिया, 271 होता, 371 होता तो कितने का अंतर होता, 100 का अंतर होता, 8 इधर और था तो 92 का अंतर रहेगा। तो अब बात समझ जाएंगे आप। जब 3 के जो भी वेट है या जो भी है, हाँ वेट है, तीनों का वेट इतना है, इन दो का इतना है, इन दो का इतना है, तो इसको जोड़ा इतना, तो ये टोटल इतना, ये टोटल इतना, ये 92 ज्यादा क्यों है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि एल यहां एक बार है, एन यहां एक बार, यम एक बार, तो एल यहां भी एक बार है, एन यहां भी एक बार है, ये तो 2 बार हो गया जब आपने दोनों को जोड़ा। इसी कारण से 92 ज्यादा आया है। मतलब यम एक बार आपने ज्यादा जोड़ा है। एल एम एन तो था, लेकिन यहां यम 2 बार हो गया है और इसी कारण ये योग 92 ज्यादा आया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यम एक बार ज्यादा जुड़ गया, यम एक बार ज्यादा जुड़ गया, इसी कारण से 92 ज्यादा आया, यानी कि यम का वजन है 92 kg। बात आप समझ गए। इसमें कोई नहीं, योग का योग दिखता है। अच्छा एवरेज का बहुत महत्वपूर्ण है योग वाला, कि वो योग बताना चाहता तो एवरेज बोलता है कि इन तीनों का एवरेज वजन 93 है, मतलब तीनों के हिस्से में 93 आएगा। बराबर करने से योग दे दिया 2 7 9, यही तो आएगा। इनका दोनों का योग दे दिया, इनका दोनों का योग दे दिया, आपने देखा ये तो यहां एक एक बार है, यहां यम 2 बार हो गया, इसीलिए 92 ज्यादा है, यानी कि यम का वजन 92 है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 24 है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका लीजिए। XYZ का औसत वजन 74 है। XYZ का औसत वजन 74 है। XYZ का औसत वजन 74 है। इसका मतलब X, Y और Z इनका औसत वजन 74 है। 74 कहने का मतलब प्रत्येक के हिस्से में 74 है, तो इनका योग कितना आएगा 74 74 74 3 बार, यानी कि 7 तियां 21 एंड 4 तियां 12, 122, 7 तियां 21, 210 वो हो गया। भाई कितना है 74 है ना। अगर 74 है औसत, तो मतलब 74 74 74 तीनों के हिस्से में, तो 70 70 70 210 और 4 तियां 12, 222 हो गए। अब उसने कहा कि XY का औसत 68 है। X और Y का अगर औसत देखा जाए तो 68 है। अब 68 मतलब दोनों में 68 आएगा, तो 70 70 होता तो 140, 2 कम हो गया, 4 कम हो गया, 136। बात समझिए, कुछ नहीं करना आपको, जोड़ना घटाना गुणा भी आसान करना है, सिर्फ समझ। अब क्या कहा, YZ का औसत वजन 78 है। अब Y और Z का औसत वजन बताएंगे 78, 78 का मतलब 80 होता तो 160 होता, 2 कम 156, यही तो हुआ। फिर आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ रहे हैं आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसने वजन किसका पूछा है, Y का क्यों पूछा है। जब आपको अच्छे से मैथ आ जाएगी तो क्वेश्चन में यह भी दिखेगा कि इसको पूछा क्यों है, तो आपको यह भी दिखेगा क्वेश्चन में कि इसको पूछा क्यों है। इसको पूछा क्यों है, यह भी आपको दिखेगा। तो आपको इसको जोड़ा तो 6 दूनी 12 और 8
यही तो नहीं, 8 6 दूनी 12, 8 1 9 हो गया, और ये तो 2 हो गया। अब सोचिए इसमें 222 इसमें 292, 70 दिखता है ना, 70 दिखता है ना अंतर। अब 70 का अंतर क्यों है? यहाँ एक बार है, एक बार एक्स वाई जेड एक बार है, यहाँ एक्स एक बार वाई जेड एक बार वाई 2 बार, यानी कि एक वाई फालतू है। इसी कारण से जो ये योग है ये उससे 70 फालतू है, यानी कि बात निकल के आई जो वाई का योग है वो है 70 kg। बात समझ गए होंगे? बड़ी आसानी से आप सवाल लगा लेंगे। ये कुछ नहीं लिखना पड़ता है आपको, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लिखना है। जिस दिन आप थोड़ा सा भी समझदार हो जाएंगे, थोड़ा सा गंभीर हो जाएंगे, तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे? तीनों का 74 है तो लिखेंगे 74 74 74 7 3 21 4 3 12 222। हाँ, वो तो आप सब समझते ही हैं। फिर 68 एक्स वाई का 68 कितना? 70 70 140 136 आप लिखेंगे सीधे। फिर क्या आप लिखेंगे? वाई जेड का 78 का मतलब 156 लिखेंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो ये लिख देंगे, जोड़ तो कतई नहीं बनाएंगे, इतना बना देंगे। इसको जोड़ेंगे 2 9 2, यही तो आएगा। बस आपको 70 दिखेगा, उत्तर दे देंगे 70। कुछ नहीं करना, एक दिन ये भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन लगाने हैं। अगला एक क्वेश्चन और ऐसा ही है, वो है, हाँ देखिए, ए बी तथा सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। यदि ए एवं बी की औसत ऊंचाई 136 सेंटीमीटर है, बी और सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर है, तो बी की ऊंचाई कितनी होगी? ए बी सी तीनों की औसत ऊंचाई कितनी है? 148। मतलब 148 औसत का मतलब है तीनों के हिस्से में 148 148 148, यानी कि योग पड़ेगा। अगर 150 होता 450, 48 में 2 2 कम है तो 444 हुआ। भाई औसत कितना है? औसत है आपका 148 148। औसत का मतलब तीनों 148 48 के साथ बैठ सकते हैं बराबर करके, यानी कि तीनों को अगर 148 148 148 मतलब 3 बार, तो आपका क्या होगा? 150 होता तो 450 ना होता, 2 2 कम रह गया, 6 कम हो गया। तो ए बी सी का योग इतना आया। अब उसने कहा ए बी की औसत ऊंचाई 136 है। अब ए बी की अगर वो बोले तो क्या बोले? 136। 136 का मतलब दोनों के 136 136 तो 100 100 236 दूनी 72 272। अब वो बोल रहा है कि बी और सी की औसत ऊंचाई 125। अब बी और सी की 125, इसको तो आप समझ रहे हैं 250 दोनों की मिला के। आप सोचिए ए बी सी है, यहाँ ए सी तो एक बार है, ये 2 बार है, तो एक बी फालतू हो गया। अब देखिए इसमें इसको योग करेंगे तो 250 यहां से लीजिए, 250 यहां से लीजिए, 522 हुआ। दिखता है ना 522? भाई यहां से 250 यहां से 250, 500 हुआ, 22 ज्यादा है तो 522। अब इसमें अंतर कितने का है? इसमें भी देखिए 44 है, कितना? 56 500 तक 56, और इधर 22 ज्यादा, 56 में 2 जोड़ो 58 22 78 का अंतर है। तो 78 का अंतर क्यों है? क्योंकि बी एक बार ज्यादा जुड़ा है, यानी कि बी का मान 78 है। आपका ऑप्शन सही है दूसरा वाला। मैं इस सामने लैपटॉप से क्वेश्चन देखता हूँ, ये तो क्वेश्चन बाद में आपके लगते हैं भाई, बहुत मेहनत होती है, और आप भी मेहनत से पढ़ा कीजिए। आप लोग बड़ी मेहनत कीजिए, एक आदत बनाइए। जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने सिस्टम को बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं जब मन किया तब पढ़ने लगा, मन किया नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। एक सिस्टम बनाइए, आदत बनाइए। मुझे ये टारगेट सेट कीजिए कि मुझे इतना करना, ये करना है। अपने आप सब आदत बन जाती है। तो इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, मतलब इसका आपका बुक से 22 रहेगा ये। 15 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। शेष संख्याओं का औसत, ऐसा मैं क्लास में काफ़ी करवा चुका हूँ जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। चलिए इसको देखिए। 15 संख्याओं का औसत 20 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 का औसत 18 है। शेष का औसत बताइए। 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याएं, उनका एवरेज कितना है? 15 संख्याओं का एवरेज है 20। अब उसमें कहा प्रथम 5 का औसत है 18, तो कहा जो बाकी शेष संख्याएं हैं, मतलब शेष कौन? 10 संख्याएं जो हैं
उनका औसत बताइए, यही तो पूछा आपसे। शेष संख्याओं का औसत बताइए, तो इसको आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो जो साधारण है, अच्छा है वो भी, कि 15 का औसत 20 है, इसका मतलब 15 के हिस्से में 20 आ सकता है, तो योग दिखता है 15 दूनी 30, 300। 5 उसमें से है। अगर आपको समझना तो जरा थोड़ा समझो कि जब 15 संख्याएं बैठी एक साथ तो 20 बना के बैठ सकती हैं, लेकिन जब अब इनमें ये भी 5 हैं, लेकिन इन 5 को जब अलग बैठा ला जाए तो वास्तव में इनके में 18 आता है। तो इन 5 का योग देख लिया जाए, 90 हो गया। तो इन 5 का तो 90 था और टोटल 15 का यानी कि 300 था, यानी कि अगर इस 90 को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? बचेगा 210। 210 कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का तो निकल गया, तो बचा कितने का ये योग? 10 का। तो 10 से इसको अगर भाग देंगे तो औसत कितना आ जाएगा? 21। यही तो है भाई। ये 210 योग किसका है? जो 10 संख्याएं बची उनका है, और 10 संख्याओं का औसत निकालना है, तो 10 संख्याओं का टोटल योग है 210। इनको 10 में बराबर बराबर बांट दो, 10 से भाग कर दिया, तो आपका क्या आ गया? ये आ गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। बात समझ गए ना भाई? 15 का टोटल योग 300, इसमें से जो 15 में ये भी 5 बैठी थी, इनको अलग किया जाए तो इनका हिसाब है 5, 18 इनका पड़ेगा, तो 18 पंचे 90 इनका योग हो गया। तो अगर 90 योग निकाल दिया जाएगा तो योग बचेगा 210। किसका? 10 संख्याओं का। औसत का मतलब 10 में बराबर बराबर बांटना है 21। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको अगर और फीलिंग लानी है, और गहराई में जाना है मैथ की, मेरे अनुसार जाना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मैथ मजबूत होती है। बात मौखिक लगाने की नहीं है, बात है मैथ को समझने की। तो अब देखिए कैसे भाई, 15 लोग थे, मान लीजिए, संख्याएं भी आप लोग ही कहिए, 15 लोग थे, 20 के साथ बैठे थे। अब ये जो 5 हैं ये भी इसमें बैठे थे, तो 20 के साथ थे। लेकिन जब ये 5 अलग किए जाए तो ये 18 वाले हैं। तो बात समझो, जब यहां ये बैठे थे इन 20 के साथ, तो ये भी बैठे, इन 15 के साथ तो ये भी बैठे थे 20। लेकिन जब ये पांचों निकाले गए तो 18 के हिसाब से हैं। यानी कि मतलब ये यहां बैठे थे पांचों, तो 20 के साथ बैठे थे, यानी कि बाकी संख्याओं ने इन्हें दे रखा था 2-2। तो हमने आपको पिछली क्लासों में समझाया है कि ग्रुप से जब बाहर निकलेगा कोई, तो अपना लेके निकलेगा, तो ये सब 18 के साथ निकलेंगे, यानी कि 2-2 दे आएंगे। अब 5 संख्याएं निकली हैं जो 20 के साथ यहां बैठी थी, अब ये 18 वाली तो 2-2 दे के आई हैं, यानी कि दे के कितना आई हैं? 10 दे के आई हैं। तो जो 10 संख्याएं बची हैं उनका तो औसत ही निकालना है, उनका योग तो नहीं निकालना है। तो आप सोचिए, 15 संख्याएं बैठी थी 20 के साथ, उसमें से 5 संख्याएं निकल गई 18 वाली, तो वो 10 ग्रुप में वापस दे दिया। तो जो 10 संख्याएं बैठी हैं उनको तो औसत ही उनका बताना है, तो 10 संख्याएं तो 20 के साथ ही बैठी हैं। अब चूंकि ये जो 5 संख्या निकली, इन्होंने 10 दे दिया, तो 10 संख्याएं तो 20 के साथ बैठी ही थी। जब इन्होंने 10 दिया तो वो 10 संख्याएं क्या करेंगी? उनको तो अपना औसत मेंटेन रखना है, तो वो 10 को एक आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, तो 1-1 पड़ेगा, यानी कि अब कितना आएगा? 21 सवाल लग गया। तो उसमें कुछ लिखना थोड़ा पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखोगे कि भाई 15 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 18 है, तो आप समझोगे 15 बैठी हैं 20 के साथ, उसमें से 5 का तो 18 था, यानी कि पास 10 दे आई, तो 10 बची है 20 वाली। अब उसमें 10 दे आई हैं, तो क्या होगा? 10 बांट लेंगे, 10 को 1-1 आएगा, 21 आएगा, सवाल आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 48.6 किग्रा है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किग्रा है, तो कक्षा में लड़कियों का औसत, इसको समझिए, टोटल लड़के कितने हैं? 50 लड़के नहीं, सॉरी, स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, और उनका औसत वजन कितना है? औसत वजन है 48.6। अगर 20 लड़कों का औसत वजन, उसमें से अगर 20 लड़कों का औसत वजन कितना है? 54 है, औसत वजन 54 है। तो कहा है कक्षा में लड़कियां जो बची कितनी? 30, उनका औसत बताइए, यही तो पूछा। चलिए, तो इसको एक तो हम लिख के लगा सकते हैं। कैसे भाई? सभी स्टूडेंट्स 50 हैं, वो 48.6 इनका औसत है, तो इसके गुणा करोगे तो योग आ जाएगा 50 का टोटल। 20 जो बॉयज है उनका योग आ जाएगा, अगर उनके योग को इससे घटा दोगे तो जो योग बचेगा वो लड़कियों का होगा, और लड़कियों का औसत पूछा तो जो शेष बचेगा उसको 30 से भाग दोगे, औसत आ जाएगा, आपका सवाल लग जाएगा।
तो आप लगा लेंगे, लेकिन हम इसको अब मौखिक आपको बताते हैं। आप सोचिए जो 50 स्टूडेंट्स उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं, वो बैठे हैं 48.66 के साथ, इसमें 20 लड़कियां भी शामिल हैं। ये भी जब इनके साथ बैठी तो ये भी ये लड़के हैं, ये जब यहां बैठे हैं तो ये भी 48.6 के साथ बैठे हैं। भाई औसत वाले समूह में बैठने का ये हिसाब होता है कि अगर उसमें कोई बैठा, अगर उनके पास ज्यादा है तो दे देंगे। तो जब ये 20 इनके साथ बैठे थे, 48.6 के साथ बैठे थे, अर्थात इन्होंने अपना दे रखा था कितना कितना, इनके हिस्से में तो 54 आना चाहिए, तो इन्होंने दे रखा था कितना कितना 54, 48.6 के साथ बैठे थे, 54 वाले ये वास्तव में थे, तो 54 50 और उधर एक और, तो 54 और 48 में अंतर सोचिए। ये 48.6 के साथ बैठे थे लेकिन थे 54, तो इन्होंने कितना कितना दे रखा था 5.4। यही तो भाई 48.6 के साथ बैठे थे लेकिन थे 54 वाले, तो 50 से 4 वो ज्यादा, 1 ज्यादा 49, तो हो गए 5 ज्यादा और 0.4। तो यानी कि जब ये 50 बैठे थे, यहां से जब 20 इन लड़कों को निकाल दिया जाए तो ये अब निकलेंगे 54 के साथ। तो जो दे रखा था 5.44 वो ये यहां से निकालेंगे। अब चूंकि 20 निकल रहे हैं तो 1 निकलता तो 5.4, 10 निकलते तो 54 और 20 निकले तो 108। ये ऐसा सब मन में सोचा जाता है। तो अर्थात 20 लड़के जब निकले तो वो कितना वजन लेके निकलेंगे 108, क्योंकि उन्होंने तो दे रखा था 108, तो 108 लेके निकलेंगे। अब 108 लेंगे कैसे? जैसे पिछले क्वेश्चन में तो ये दे के निकले थे कुछ, तो उनको दे दिया था जो बचे थे, तो ये 108 लेंगे किसमें? जो उसमें बचे हैं, जो 30 लड़कियां बची हैं उनसे लेंगे। अब 30 लड़कियां बची हैं उनसे 108 लेंगे। अब आप सोचिए 30 लड़कियां जो बची हैं उनसे 108 लेना है। अब आप सोचो वो लड़कियां भी तो 48.6 के साथ बैठी हैं 30। अब उनका तो औसत ही बताना है, यानी कि उनको तो अपना औसत मेंटेन रखना है, तो वो क्या करेंगे 30 करेंगे, भैया 108 हमें देना है, तो बताइए कितना कितना हिस्से में पड़ेगा? हम सब निकाल के दे देते हैं, कहां से हमको तो बराबर बने रहना है। तो इन 30 को हिस्से में अगर 30 लड़कियां जो बची हैं उनको ही तो 108 देना है, उन लड़कों को जा रहे हैं जो। तो अब क्या होगा, इससे आप जब सॉल्व करोगे तो 3 दशावम और 3 तियान और 3 छाक 18, 10 से भाग करोगे 3.6, यानी कि 10 लड़कियों के हिस्से में 30 लड़कियों के हिस्से में 3.6 देना होगा उन सभी लड़कियों को। अर्थात इससे 3.6 अगर निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना 45। तो जो शेष लड़कियां बची उनका औसत कितना है 45। बेशक जब आप एक सवाल ऐसे लगाओगे, जब आपको मैंने समझाया तो हो सकता कठिन लगा हो, लेकिन अगर जो पिछली कॉन्सेप्ट वाली क्लासें बताई हैं उनको आप लगातार देखोगे तो आपकी उसमें एक समझ विकसित हो चुकी होगी और आपको ये कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा 50 बैठे 48.66 के साथ, उसमें 20 तो 54 वाले थे, आपको लगा कि ये 20 तो दे रखे थे। कितना दे रखे थे? 54 और 48.6 में अंतर कितने का? 5.4 का, 5.44 दे रखे थे। जब निकलेंगे तो 5.44 लेके निकलेंगे। अब 20 निकलेंगे तो 108 लेके निकलेंगे। 108 देगा कौन? 108 देंगी जो 30 बची हैं लड़कियां वो, तो 108 30 देंगी 3.66 आएगा। अब 3.6 प्रत्येक लड़की 48.6 के साथ बैठी है, 45 बचेगा। बिल्कुल कठिन नहीं, मौखिक लगवा सकता है। वैसे तो इसमें आपको गुणा करनी पड़ेगी, इससे भी कभी कभी जटिल गुणा आती है, और जब आप कंसेप्ट से लगाते तो मौखिक लग जाता, पेन हिलाना तक नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 50, 56 और 54 छात्रों के 3 पृथक समूह, ये भी थोड़ा अलग सवाल है, देखिए 50, 56 और 54 छात्रों के 3 पृथक समूह कितने कितने के हैं? 50 छात्रों का एक समूह है, 56 छात्रों का एक समूह है, 44 छात्रों का एक समूह है। औसत अंक क्रमशः, इनके औसत कितने कितने हैं? इनके औसत अंक हैं क्रमशः 55 एंड 52 एंड 40, ये औसत है। अब अगर इसको आपको लगाना है तो कहा है यदि 50, 56 और 44 छात्रों के 3 पृथक पृथक समूहों के औसत अंक क्रमशः 55, 52 और 40 हों तो सभी छात्रों के औसत अंक बताइए।
तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। देखिए कैसे, एक तो वही साधारण है कि 50 का एक ग्रुप है, 50 लड़के बैठे हैं 55-55 के साथ, 56 बैठे हैं 52-52 के साथ, 44 बैठे हैं 40-40 के साथ। तो आप इसके गुणा कर दो, 50 का टोटल निकल आएगा, इसके गुणा कर दो 56 का टोटल निकल आएगा, 44-40 की गुणा कर दो, इनका टोटल निकल आएगा। इन तीनों को जोड़ लो, टोटल क्या है, टोटल अंक निकल आएंगे। जब तीनों को जोड़ दोगे तो टोटल अंक निकल आएंगे। अब तीनों के टोटल अंक जो आएंगे सबके अंकों का योग होगा। अब चूंकि सबका मिला के औसत बताना है तो टोटल लड़के कितने हैं, 150। 150 में बराबर बराबर बांट देना, जो टोटल योग है उसको 150 से भाग दे देना, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ के सामान्य ढंग से लगेगा, ये भी अच्छा है, मानता हूं अच्छा है। 50 का टोटल आ गया, 56 लड़कों का टोटल आ गया, 44 का टोटल आ गया, सब इनके अगर इनको जोड़ लिया तो सबका टोटल आ गया। कितने अंक आए, अब सबको मिला के औसत आपको बताना है तो 150 में बराबर बराबर भाग दीजिए, मतलब 150 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप इतनी गुणा न करनी पड़े, आपको थोड़ा सवाल, वैसे ये सवाल बेशक थोड़ी संख्याएं जटिल ही हैं, तो आपको वैसे लग जाए तो कैसे लग जाए, तो आप सोचिए कि आपको तो भाई उद्देश्य क्या है, सबको मिला के बराबर बराबर आपको कर देना है। तो आप सोचिए जो 50 का ग्रुप है 55-55 के साथ बैठा है, ये 56 का ग्रुप है 52-52 के साथ बैठा है। ये सवाल इसलिए मौखिक कठिन हो रहा है क्योंकि 40 से ज्यादा अंतर है। अभी 50 होता तो सवाल बिल्कुल मौखिक लगता। लेकिन चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य सबको बराबर बराबर बैठाना, मैंने ऐसा पिछले क्लास में खूब बताया है। तो अगर हम कहें सभी भाई 40-40 के साथ, तो हम ऐसा ही बैठा सकते हैं। तो हम कहें 40 के साथ सब बैठ जाओ, तो ये तो 40 के साथ बैठे ही हैं। ये जब 40-40 के साथ बैठेंगे तो प्रत्येक के पास कितना फालतू होगा, 15। अब 50 बच्चों से 15-15 लोगे तो 15-75 750 आपको मिल जाएगा। बताइए, यहां इनको भी 40 के साथ बैठा दीजिए तो प्रत्येक से 12 मिल जाएगा, 12 तो मिल जाएगा। अब 12 लीजिएगा 56 से, तो 12 छंग 72 का 2, और 12 पंचे 60 और 7 67। तो इस ग्रुप से इतना फालतू मिला, इस ग्रुप से इतना फालतू मिला। अब सब 40-40 के साथ बैठे हैं। ये फालतू वाला कितना हुआ, यहाँ 650, यहाँ 750, यहाँ 650 लीजिए 1400 हो गया, और 650 से कितना ज़्यादा 22, यानी कि 1422 ज़्यादा हुआ। मतलब ये कि मेरा उद्देश्य है ये जो 3 ग्रुप है इनको बराबर बराबर बैठाना है, सबको मिला के आपस में बराबर कर देना है। तो हमने कहा 40-40 के साथ बैठ जाओ सब लोग। तो इस ग्रुप से 750 रुपये ज़्यादा निकल के आए, इस ग्रुप से जो इकट्ठे हुए 672 है। तो टोटल रुपए देखे कितने आए, तो 1422 आए। अब 1422 को क्या करेंगे, सब तो बैठे हैं 40-40 के साथ। अब जो 1422 आए हैं ये हम बांट देंगे 150 में, क्योंकि हमको तो सबको बराबर करना, तो 40 के साथ तो बैठा चुके हैं। 150 में फिर से बांटेंगे, तो 150 का मतलब आपका 15 और 10 होता, तो 15 से काटे हम, तो 15 9 135, बचा कितना 7, तो 15 चक्कू 60, 72 हुआ, 15 चक्कू 60, बचा कितना 12, 15 ठीक 120, 10 से भाग करेंगे 9.8 आ जाएगा, 9.48 आ जाएगा। अब इसमें जब आप भाई 40-40 के साथ ऑलरेडी बैठे थे और जो इकट्ठा हुआ उसमें आया 9.488, यानी कि टोटल जो रुपया आ गया प्रत्येक के पास कितना कितना आ गया, वो आ गया 49.48। सवाल आपका लग गया। इसमें आपको सबकी गुणा करनी पड़ती, इसमें आपने लगभग मौखिक गुणा कर ली और सवाल आपका लग गया। तो इस प्रकार से सारे सवाल आपके बड़े आसानी से लग सकते हैं और इसमें समझ भी विकसित होती है कि देखिए ऐसे लग रहा है सवाल, सब 40-40 के साथ बैठे हैं, इकट्ठा हो गया इतना, उसको फिर बांट दिया और इस प्रकार से लग गए। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आप सभी में बहुत प्रतिभा है, बस ज़रूरत है उसको दिशा देने की। होता क्या है, हम शुरुआत में बहुत चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिसकी परीक्षा होती है उसकी बुक ले लेते हैं, जैसे रेलवे की जब परीक्षा आई तो रेलवे की एक बुक ले आए, एसएससी का डाला तो एसएससी के ले आए, और यूपी का आया तो यूपी के ले आए। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप एक बेसिक किताब रखिए,
इसके लिए SD यादव किताब सही है, उससे आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। फिर जब आपकी समझ विकसित हो जाए तो SSC में आए हुए क्वेश्चन एक अच्छा बेस होते हैं। ये आपके आत्म स्वमूल्यांकन के लिए भी अच्छे होते हैं और समझने के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आप एक दिशा दीजिए अपनी तैयारी को। इतना भ्रम फैला हुआ है, व्यवसाय जैसा बना दिया है शिक्षा को, तो उसमें आप मत फंसिए कि ये उसका बैच चल रहा है इसमें ले लीजिए, इसका बैच चल रहा है उसमें ले लीजिए, मत कीजिए। ऐसे नहीं सीख पाओगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। मैथ सीखने है तो आप सिस्टम को समझिए। अगर मैथ की समझ, मुझे तो ताज्जुब होता है कि इतने लोग इसमें हैं और बहुत कम लोग, मात्र 5% लोग इस पर काम कर रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं, सब अपने उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं है। मैथ पर अगर अच्छे से काम किया जाए और प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इसीलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबको ये सिखा देना चाहता हूँ और कुछ दिन में मैथ का माहौल बदल जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो आप लोग ही मेरे आगे बढ़ाने वाले हैं इन चीज़ों को, तो आप सीखिए पहले, फिर इसको आगे बढ़ाइए। और अभी भी बहुत से बच्चों को जिनको गुणवत्ता नहीं मिल पा रही है, उनको आप इन चीज़ों को बताइए, आप इसको शेयर कर दीजिए और जितना संभव हो सके उनको समझाइए भी कि हाँ मैथ क्या है। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।